हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके लिए आरोह भाग 2, आपका क्लास 12। ठीक है, 12th CBSE NCERT के बच्चों का। आज मैं गद्य खंड लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे काव्य खंड में आपको बहुत सारे पाठ को बताया, तो थोड़ा अब गद्य खंड को भी हम जान ले। तो गद्य खंड में आज पाठ 1 में मैं लेके आई हूँ भक्तिन, जो महादेवी वर्मा की एक रचना है। और यह क्या है? प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो उनकी रचना स्मृति की रेखाएं में संकलित है, जिसमें उन्होंने अपने जो काम वाली थी उसका वर्णन किया है। ठीक है, उसके जो बीता हुआ समय और उनके साथ का समय था, उनका वर्णन उन्होंने किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेखिका परिचय, यानी महादेवी वर्मा जी का पूरा परिचय, पाठ परिचय आपका भक्तिन के रूप में, और अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा जी के परिचय से। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख स्तंभ और आधुनिक युग की मीरा, यानी इन्हें यह सम्मान प्राप्त है कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मीरा ने जैसे एक राग में रंग कर रचनाएं की, और उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने भी रचनाएं की है। और छायावाद क्या है? हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य का एक धारा है, और 4 स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा जी का भी नाम आता है। 4 स्तंभ कौन कौन है हमारे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, और हमारे ये महादेवी वर्मा, यानी छायावाद के एक प्रमुख प्रस्तुतकर्ता के रूप में, निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा प्रोफेसर थे, TNB भागलपुर बिहार के। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी और पति स्वरूप नारायण वर्मा जी थे। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई प्रयाग में ही हुई। ठीक है, और प्रयाग में ही संयोगवश महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहीं लंबे समय तक। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रूप से निहार, जो उनका पहला कविता संग्रह है, रश्मि, यामा, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, अग्निरेखा आदि। तो उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य को प्रदान की। इसके लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वह उन्हें प्राप्त हुआ उनके यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपादित दिया जाने वाला भारत भारती पुरस्कार 1990 में उनके मरणोपरांत, और पद्म भूषण से, यानी भारत सरकार से उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया 1956 ईस्वी में। उनकी मृत्यु 11 मार्च 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, दिल का दौरा पड़ने पर। तो ये उनका एक परिचय था। अब चलिए उनके पाठ की तरफ भक्तिन के माध्यम से हम देखें कि कौन सा रूप या कौन सी बातें वह बता रही हैं। ठीक है, तो चलिए ये बच्चों, पाठ के माध्यम से अब हम देखें कि महादेवी वर्मा जी भक्तिन के रूप में किसका परिचय हमारे साथ करवा रही हैं। तो साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करने पर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। और ये जो उनकी कहानी है, ये जो भक्तिन, जो उनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, वह जो स्मृति की रेखाएं उनकी रचना से संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसका जीवन कैसा था, उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और करवट जीवन जिया,
कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए और प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में इसे पढ़ा जाना चाहिए। यानी जो महादेवी वर्मा जी जो थे, एक उनका जो कवि मन था वह, और ख़ासकर स्त्रियों के प्रति जो उनका व्यवहार था वह बहुत ही उत्तम था। वह समाज में रहने वाली विभिन्न वर्गों की महिलाओं को बहुत नज़दीक से देखती थी, उनके आचार व्यवहार को बहुत नज़दीक से देखती थी और उनके मन की बात, उनके व्यवहार को मतलब किस रूप में कैसे समाज में संदेश देना है, इस पे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। और उन्होंने खासकर ये जो भक्तिन थी, उनकी सेविका थी, तो वह उसके बहुत करीब थी, तो और उन्हें कहीं ना कहीं उनका साथ उन्हें ज़रूरी लगता था, इसीलिए उन्होंने अपनी रचना में इसको स्थान दिया। और एक नए संदर्भ के रूप में एक साधारण सी दिखने वाली, जिसे जीवन का जो मतलब आधुनिक रूप है उसे कुछ पता नहीं, और फिर भी एक साधारण व्यक्तित्व के होने के बाद भी वह एक अमिट छाप छोड़ती है हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी पे। इसीलिए वह उसके बारे में लिखने को आतुर हुई और उसे अपनी रचना में स्थान दिया। तो यह जो भक्तिन जो उनकी स्मृति में समाहित उनकी सेविका का जो रूप यहाँ प्रदर्शित हुआ है, वह याद करते हुए भक्तिन के बारे में बताती हैं। उसका स्वरूप मतलब रेखाचित्र के रूप में जो है वह ऐसा है कि शुरुआत में मतलब छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन का रूप, उनका चरित्र चित्रण किया गया है। पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर वह लेखिका के सामने आती हैं और क्या कहते हैं, उन पर क्या विश्वास करें। उनके रूप को देखकर महादेवी वर्मा जी खुद अचंभित हो जाती हैं कि यह कैसे हमारा साथ दे पाएगी, क्या मेरे साथ चल पाएगी भी या नहीं चल पाएगी। इसे उधेड़ बुन में वह उनके साथ रहना शुरू करती हैं और उनके बारे में बहुत सारी जो बातें हैं उन्हें पता चलती हैं, जिसमें कहीं से भी वह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या, वह कमतर से भी कमतर है। लेकिन धीरे धीरे भक्तिन के बारे में उन्हें बहुत सारी बातें पता चलती है कि क्या जब वह नौकरी खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसकी जो और सारी बातें थी, उसकी जो और कहानियाँ थी, वह उसे छुपाती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी बातें हमारे लेखिका को पता चलती है कि वह एक संघर्षशील महिला है। वह साधारण व्यक्तित्व के होने के बाद भी अपने परिवार के लिए, अपने संतान, अपनी बेटियों के लिए वह समाज से लड़ी है। नहीं, उस परिवार में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, क्योंकि समाज की जो घटिया मानसिकता है, क्योंकि वह 3 बेटियों की माँ बन जाने के कारण और उनकी जेठानियों को बेटे रहने के कारण उसके साथ घर में मतलब क्या कहते हैं, विरोध जैसा व्यवहार किया जाता है, पक्षपात जैसा व्यवहार किया जाता है, उसे कमतर बताया जाता है और जेठानियों को ऊंचे ओहदे प्राप्त होते हैं। लेकिन उसका इसको फ़ायदा ही होता है। यहाँ पर सकारात्मक दृष्टि में लेखिका इसका परिचय देती हैं कि इससे उसको फ़ायदा ही होता है। वह पूरे गृहस्थी में क्या हो जाती हैं, पारंगत हो जाती हैं। हर तरह से परिश्रमी और तेजस्विनी रूप में वह दिखाई पड़ती हैं और हर तरह से वह परिपक्व होकर जीवन को जीती है। नहीं, उसे चाहे दंड विधान के रूप में उसे जो भी प्राप्त हो, चाहे उसे खोटा सिक्का ही कहा गया हो, लेकिन वह अपने क्या कहते हैं, इसी सजा को ही समझकर वह उस काम के प्रति अपने में
अपने को उसमें पारंगत कर लेती है और बेटियों को भी वही सीख देती है। उसके लिए एक अच्छी बात है कि पति उससे बहुत प्यार करते हैं और इसी बात को वह एक क्या कहते हैं वरदान के रूप में लेते हुए आगे बढ़ती है और परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उनका मतलब मेहनत रंग लाती है और उसके पास पैसे का अभाव नहीं होता। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करती है नहीं और छोटे में ही उम्र में शादी उसकी कर देती है और अपने उनका जो जीवन स्तर था अपने अनुसार वह चलाती है नहीं। क्या कहते हैं उसकी स्थिति को देखकर उनके परिवार वाले उनसे जेठ जेठानियाँ उनसे जलती हैं और वह गर्व करती है कि तुमने मेरे साथ कैसा भी कुछ किया फिर भी मैं अपने आगे बढ़ते चली गई और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके नहीं। और इसी क्रम में वह भक्तिन का जो गुण है, जो विशेष गुण है और जो उसमें कमियां हैं उसको दर्शाते हुए यह रेखा चित्र आगे बढ़ता है और उनका मतलब जो भूतकाल बीता हुआ जो उनका रूप था पूरी तरह से उसकी चर्चा करते हुए रेखा चित्र को आगे बढ़ाती है नहीं। और इसी क्रम में एक घटना घटती है कि जो बड़ी बेटी की जो शादी करती हैं उसका पति क्या कहते हैं अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और क्या कहते हैं यह इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या की बात हो जाती है और वह हठी भी है। हठ धर्मी के कारण ही वह अपने बड़ी बेटी को अपने घर का मतलब अपने जमाई को घर जमाई बना देती है कि ताकि उसके परिवार वाले उसके संपत्ति का हरण ना कर सके। लेकिन यह उसके लिए श्राप हो जाता है। पति के मरने पर अब समस्या आ जाती है कि वह जीवन निर्वाह कैसे करे। इसी क्रम में और कुछ घटनाओं का जिक्र करती है। उसके बाद भक्तिन की वेशभूषा का वर्णन भी लेखिका करती हुई नज़र आती हैं और उसकी जो दिनचर्या है कितना भी समझाने पर नहीं बदलती है। वह हठी टाइप की महिला है और वो स्पष्ट रूप से लेखिका उसका वर्णन करती हैं। सेविका के रूप में सिर्फ बड़ाई लेखिका नहीं करती हैं। उसका जो वास्तविक रूप है, जो एक कवि की पहचान है कि जब हम कोई भी प्रसंग लिखे, चाहे हिंदी की किसी विधा में लिखे, तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो पूरी ईमानदारी का पालन करते हुए भक्तिन जिस रूप में जैसी थी उसका स्पष्ट वर्णन लेखिका इस रेखा चित्र में करती हैं। इसी क्रम में उनका जो वाक पटुता है उसका वर्णन वो करती हैं। पाकशाला का भी वर्णन वो करती हैं। पाकशाला मतलब भोजन, जो रसोई घर में उनका जो चरित्र है कि उन्हें एकदम देहातीन है और उसे खाने बनाने का बहुत ज़्यादा मतलब कि ढंग इनके अनुसार जैसा क्या कहते हैं चाहती थी हमारी लेखिका वैसा उनको प्राप्त नहीं होता है। वह ऐसा खाना बनाती हैं कि उनको पसंद नहीं आता है लेकिन मजबूरीवश उन्हें खाना पड़ता है और यह सरल स्वभाव की थी। वह उनका विरोध नहीं करती हैं और विरोध मतलब आराम से कहने पर भी वह जो उसकी वाक्पटुता है उसके सामने वह हार जाती हैं क्योंकि वह ऐसे तर्क देती है। उनकी जो भक्तिन जो सेविका थी हर बात में ऐसे तर्क देती है कि लेखिका के पास जवाब होने के बाद भी वह निरुत्तर हो जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नहीं। और उनके लेखिका के हर कामों में वह जैसे उसको आता है वह उसका सहयोग करती है, चाहे जैसे भी हो वह उनके साथ रहती है। इसी क्रम में वह और जो उनके परिवारजन में लोग थे या दोस्त रिश्तेदार थे उनके सामने वो थोड़ा भाव भी दिखाती है कि मैं अपने जो मेरी मालकिन हैं उनकी मैं परम भक्त हूँ, मैं उनके हमेशा साथ रहती हूँ और मैं हर काम में उनका सहयोग करती हूँ। इसी क्रम में उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए यह रेखा चित्र आगे बढ़ता है और उसके जो स्वभाव वाला जो स्वभाव था उसका जो गुण दोष है उसका वर्णन करते हुए क्या लेखिका आगे बढ़ती हैं और स्पष्ट रूप से वह जैसा उसका रूप है, चाहे गुण के रूप में हो दुर्गुण के रूप में, उसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। और इसी तरह यह रेखा चित्र यानी उसका जो पूरा जीवन वृत्त है वह बताती हैं। क्या कहते हैं हर काम में, हर
परिस्थिति में किस तरह से उनके साथ उनका निर्वाह होता है उसका वर्णन लेखिका करती हैं। लेकिन अंत में क्या कहते हैं इस मतलब व्यवहार को उसके हर वर्तमान और भूत का जो रूप चरित्र जो उनका बखान वो करती हैं, उससे यह बात पता चलती है कि उसमें कुछ साधारण व्यक्तित्व का होने के बाद भी उसमें ऐसा कुछ विशेष गुण है जो क्या कहते हैं जिससे वह सामने वाले को धराशायी कर देती है, नहीं जीतने नहीं देती है। क्या कहते हैं सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है। अंत में इस रेखा चित्र के अंत में लेखिका दिखाती हैं कि उसे कारागार से बहुत डर लगता है। ऊंचे दीवार को देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाती है, नहीं। और यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग उसे चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने के क्रम में भी अगर ऐसा कहते हैं तो वह डर जाती है। लेकिन उसके मन में यह भी विश्वास है कि एक ही जेल में सेविका और मालकिन को नहीं रखा जाएगा, वह उसे यह भी विश्वास है। इसी घटनाक्रम से आगे बढ़ते हुए यह रेखा चित्र आगे बढ़ती है। और लेकिन लेखिका का जो उनका साथ है वह मतलब कि बहुत सुखद नहीं होते हुए भी वह उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और वह चाहती हैं कि उनका साथ भक्तिन और उनका साथ बना रहे, टूटे नहीं। और अंत में यह कहती हैं कि देहाती वृद्धा का मैं क्या करूँगी मैं पता नहीं, उसकी कहानी अधूरी है, नहीं। और उसे खोकर मैं उसे पूरा करना नहीं चाहती। इस पंक्ति के माध्यम से भक्तिन के प्रति जो उनकी सहृदयता है वह स्पष्ट रूप से पता चलती है, नहीं कि जैसा भी उसका साथ हो, जैसे भी व्यक्तित्व हो, जैसा भी उसका व्यवहार हो, वह उसे खोना नहीं चाहती। ठीक है, तो सबसे सर्वप्रथम आप इस रेखा चित्र का पूरी तरह से इसको पढ़िए ताकि इसकी जो विषय वस्तु है और जो घटनाक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी हो, क्योंकि पाठ में रहने से आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि उसके अभ्यास को आप बना सके, नहीं। तो चलिए अब हम अभ्यास की तरफ चले और आपको इशारा कर दे कि इसमें कौन सी और बात आई है। अभ्यास पाठ के साथ। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो हमने क्या कहते हैं जब आप इस रेखा चित्र को पढ़िएगा तो उसी में यह बात आई है कि जो भक्तिन थी अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी, नहीं। जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, यानी किसी भी रूप में वह लक्ष्मी नहीं दिख रही थी, नहीं। तो यह नाम उसके माता पिता से उसे प्राप्त हुआ होगा, या फिर वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। तो निश्चित रूप से यह नाम क्या कहते हैं उसकी माता पिता ने रखा होगा, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का प्रतीक होती है। तो यह ऐसी परंपरा, ऐसी बातें हमारे समाज में घूमती है। तो भक्तिन को यह नाम निश्चित रूप से उसके माता पिता ने दिया होगा और बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, इसीलिए यह नाम दिया होगा। दूसरा, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। कन्या रत्न पैदा करने पर हम ग्रामीण परंपरा में जिस समय की यह कथा है, उस समय यह जो बात थी पूरी तरह से मतलब थी कि बेटा कुलदीपक होता है और बेटी तो दूसरे घर की संपत्ति होती है। तो 2 कन्या रत्न पैदा करने पर कि जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार होना कोई बहुत बड़ी बात भक्तिन के लिए नहीं थी। ऐसी घटनाओं को से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। वह खुद जेठानी भी उसकी स्त्री थी और भक्तिन खुद स्त्री थी, लेकिन दोनों में यह द्वेष
पनपता है, नहीं। और उसकी सास के द्वारा जो खुद एक स्त्री थी उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि यह कुलक्षणी है, इसने कुलदीपक नहीं जन्माया। और ऐसा व्यवहार किया जाता है उसके साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेटियों की माँ थी और उसकी जेठानियाँ बेटों की माँ थी। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन हो जाती है। तीसरा, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलने रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? बिल्कुल, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरदस्ती शादी को थोपा जाना यह दुर्घटना ही नहीं है, यह समाज के ऐसे घृणित रूप को दिखाती है जिसमें स्त्री का कोई मोल नहीं। यानी सिर्फ जीवन जीने के लिए उसे किसी के साथ भी बांध दिया जाता है। इस घटनाक्रम में यह स्पष्ट है कि ज़बरदस्ती एक छिछोरा लड़का उसे कमरे में बंद करके और क्या कहते हैं रूप दिखाता है कि उसने मुझे बुलाया, नहीं, अपने रूप लुभावन से या जैसे भी आकर्षित करके मुझे बुलाया। और सिर्फ इस बात से कि एक कमरे से दोनों पाए गए, यह उचित नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती शादी के बंधन में बंधना पड़े। स्त्री उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उसकी बेटी उस पति के रूप में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर भी समाज द्वारा ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी जाती है। तो यह बिल्कुल समाज के उस खराब परंपरा का प्रतीक है जो हमारे समाज में किसी न किसी रूप में घटित होता है। यानी स्त्रियों को एक खिलौना समझा जाता है कि तुम्हारी इच्छा हो ना हो तुम्हें वही करना होगा जो समाज कहेगा, और उसका कोई आधार भी नहीं था। उस समाज को इस बात को पुष्ट करने के लिए कोई आधार भी नहीं था। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसकी स्वतंत्रता को कुचलने की यह सदियों से परंपरा चली आ रही है, यह इसका वास्तव में इसका प्रतीक है। ठीक है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जब इस रेखा चित्र को आप पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हैं जो एक क्या कहते हैं मतलब दुर्गुणों को जो परिलक्षित करते हैं। यानी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी, उसमें बहुत सारे ऐसे दुर्गुण थे जिसको समय समय पर वह प्रदर्शित करते रहती थी। तो लेखिका कोई भी जो विषय वस्तु होती है उसका स्पष्ट चित्रण होना चाहिए, और लेखिका ने भी वही किया। नहीं, जब हम कोई लेख की कोई विषय वस्तु लिखते हैं तो वह सही तरीके से लिखानी चाहिए, उसमें गलत बात का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह की थी लेखिका ने वैसा ही रूप दिखाया उसका। मतलब कि अगर वह सिर्फ अपने रेखा चित्र में उसकी बड़ाई लिखती तो यह क्या हो जाता, अपने आप से लेखन से अन्याय हो जाता। इसलिए उन्होंने वह जैसी थी वैसा ही रूप उसका दिखाया गया। 5 नंबर, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया है। नहीं, तो हमने पाठ में देखा कि उसके सामने कोई भी बात होती थी तो वह अपने तर्क के अनुसार उसको सही साबित कर देती थी। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने पूछ ही बैठा क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। यानी कि कोई भी तर्क हो वह अपने मतलब कोई भी बात हो अपने तर्क से सामने वाले को निरुत्तर कर देती थी। इसी संदर्भ में यह बात आई है कि शास्त्र का प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने यहाँ प्रस्तुत किया है। छठा,
भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी। तो भक्तिन के आने से महादेवी देहाती जैसा व्यवहार करने लगी थी, क्योंकि क्या कहते हैं, जो वह चाहती थी भक्तिन उसे वैसा ही करना पड़ता था, क्योंकि उस संदर्भ में उसके लंबे लंबे तर्क होते थे, उन्हें मोटी रोटियां खाना पड़ता था, और चाहे खाने में हो, चाहे पहनने में हो, या किसी काम में हो, अपने अनुसार वह उसे चलाने की कोशिश करते थे। और उसे तर्क करने से अच्छा है, उससे बहस करने से अच्छा है कि चुपचाप लेखिका कवित्री उस बात को मान लेती थी, और महादेवी जी मान लेती थी कि उसे तर्क कर कर कौन समय नष्ट करे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते थे। उसका वह स्वभाव था भक्तिन का कि क्या कहते हैं, जो वह कहती थी उसे लगता था कि वही सही है, और उसी अनुरूप वह क्या कहते हैं, महादेवी जी को ढालते रहती थी। इसलिए उसके आ जाने से महादेवी कुछ भी उसका विरोध नहीं करती थी, वह जैसे चलाती थी जिस रूप में, तो वैसी हो जाती थी। इस कारण वह देहाती जैसी हो गई थी। पाठ के आसपास आलो आंध्री की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं। तो इसके लिए आपको आलो आंध्री जो है वो आपको पढ़ना होगा, और भक्तिन आपके पाठ में है। दोनों की तुलना करते हुए आप उसकी समानता का वर्णन करिए। तीसरा, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना की भक्ति के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। यानी यह जो घटना घटी उसकी बेटी के मामले में कि एक रूम में पाए जाने पर उसको विवाह बंधन में बंधना पड़ेगा, नहीं, यानी कि जिसका कोई तोड़ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, जिसमें कोई विशेष महत्वपूर्ण वाली बात नहीं थी, लेकिन समाज का फैसला था तो उसे ज़बरदस्ती मनवाया गया। तो आज भी हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो आपको अगर किसी घटना के बारे में पता है तो भक्तिन के प्रसंग से जोड़ते हुए वही बेटी वाला प्रसंग से, कि नहीं, जिसका कोई सिर पैर ना हो जिस बात को, उस बात को भी मतलब समाज के द्वारा मनवाया जाता है। नहीं, बहुत सारी ऐसी घटना है, एक प्रेमिका पकड़ाया तो उसकी शादी करा दी गई बिना तर्क के, नहीं, बात करते पकड़ाया गया तो शादी करा दी गई। और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, बच्ची की इच्छा नहीं है फिर भी उसे शादी करनी पड़ती है क्योंकि समाज का दबाव होता है, आदि आदि। तो आप किसी एक घटना का चर्चा करिए। चौथा, 5 वर्ष की वय में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्ति नहीं है बल्कि आज भी हजारों अभागिनियां हैं। बाल विवाह और उम्र के अनमेलपन वाले विवाह के अपने आसपास हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें। तो यह आम घटना है, आज भी गांवों में देखिए कम उम्र में ही बच्चियों की शादी करा दी जाती है। वह ना शारीरिक रूप से परिपक्व होती है ना मानसिक रूप से, इसीलिए उसे अभागिनियां कहा गया है। आज भी हजारों ऐसे रूप आपको समाज में प्राप्त हो जाएंगे, खासकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसी घटनाओं की चर्चा करनी है। 5वां, महादेव जी इस पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुली आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना से उकेरने वाले लेखिका के रूप में उभरती हैं। उन्होंने अपने घर में और भी कई पशु पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर रेखाचित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढ कर पढ़िए, जो मेरा परिवार नाम से प्रकाशित है। तो ये आपको करना है, इसके जिससे आपको महादेवी जी के बारे में, जो पशुओं के प्रति जो उनकी संवेदना है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्राप्त होगी। और वह मेरा परिवार नाम से व्यक्तियों के साथ साथ वह पशुओं का भी वर्णन करती हुई हैं। तो ज़रूर इसको पढ़िए। चलिए भाषा की बात, ग्रामर पोर्शन में हम आ जाएं। नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, यानी कि उसको 2 और बेटियां हुई। नहीं, पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले मतलब कि उसने 2 और बेटियों को जन्म दिए, कन्या को जन्म दिए। दूसरा, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, यानी यह जो बात आई है, यानी कुछ भी उसका मूल्य कुछ नहीं लेकिन उसको बहुत बड़े मूल्य में स्थापित करना,
खोटे सिक्के को टकसाल जैसी पत्नी, यानी कहने का तात्पर्य है जिसका कुछ भी मूल्य नहीं था, कोई व्यक्तित्व, कोई मतलब उसका मूल्य नहीं होता था, लेकिन उसके भाग्य में ऐसी मतलब कि संपत्ति का हो जाना किसी विशेष परिस्थिति बस या अचानक से, या मतलब कि यानी कहते हैं कि आँखों अंधे को नैन मिलना, नहीं तो उस तरह की ये बात आई। ग नंबर, अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और अस्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि किसी भी बात की जो हम किसी को कुछ समझाना चाहे और वह बात अस्पष्ट हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं, और अस्पष्ट सहानुभूति यानी किसी से हम सहानुभूति दिखाए तो वह अस्पष्ट रूप से होनी चाहिए। ठीक है। बहनोई शब्द बहन स्त्री प्लस ओई से बना है। इस शब्द में हिंदी भाषा की एक अन्य विशेषता प्रकट हुई है। पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्री प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनने की एक समान प्रक्रिया कई भाषाओं में दिखती है, पर स्त्रीलिंग शब्द के कुछ पुल्लिंग प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाने की घटना प्रायः अन्य भाषाओं में दिखलाई नहीं पड़ती। यहाँ पुल्लिंग प्रत्यय ओई हिंदी की अपनी विशेषता है। ऐसी कुछ और शब्दों और उनके लगे हुए पुल्लिंग प्रत्ययों की हिंदी तथा भाषाओं में खोज करें, यानी ओई शब्द से जो और शब्द बनेंगे नहीं, उसका आपको खोज करके इसका प्रयोग करना है। पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत करें। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जिस भाषा का प्रयोग भक्ति ने अपनी लोक भाषा में किया है उसको आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है। जैसे ये कौन बड़ी बात है, यह कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जौनित है, यानी रोटी बनाना मुझे आता है। दाल रांध लेत है, दाल पकानी आती है। साग भाजी छौंक सकित है, यानी साग सब्जी छौंक कर मुझे बनानी आती है। और बाकी का रहा, यानी अब और क्या बाकी रहा, मुझे इतना चीज़ आता है। हमारी मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है। हमारी मालकिन रात दिन पढ़ाई करती रहती हैं। अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब मैं भी पढ़ने लगूंगी तो जो यह घर गृहस्थी है उसकी देखरेख कौन करेगा। वो बिचरिया तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पूछे घूमते फिरते हो, चलो तनिक हाथ बटाए लियो। यानी कि जो वह बेचारी तो रात दिन काम में लगी रहती है और तुम खाली पीछे घूमती फिरती हो, चलिए थोड़ा सा उसके काम में हाथ बटा लेते हैं। तब वो कुछो करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। तब वह कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बस गली गली में गाती रहेगी और बजाती फिरेगी। तुम पचय का बतइए, 50 बरिस से संग रहित है। नहीं, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, तुम पचय यानी तुम सब को क्या बताएं, 50 बरिस से साथ रहते हैं। तुम लोगों को क्या बताएं, यह कि 50 बरस से हम साथ रहते हैं। हम कुकुरी बिलारी ना होए, हमार सन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नाही। तब तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब, समझे रहो। यानी कि हम कोई बिल्ली नहीं है, नहीं कि हमारा मन पूछकर तुम दूसरे के साथ चले जाएं। नहीं, हम कोई बिल्ली नहीं है और हम तुम्हारे ही छाती पे रहेंगे और वहीं भूजा भूजेंगे और राज करेंगे, समझ कर रहो। ठीक है। चौथा, भक्तिन पाठ में पहली कन्या के 2 संस्करण जैसे प्रयोग लेखिका के खास भाषाई संस्कार की पहचान कराते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसमें आपको नीचे में चर्चा कर इसकी समृद्धि कहाँ तक सहायक है इसके बारे में बताने के लिए कहा गया है। तो नीचे इसी तरह के जो शब्द आए हैं, जो छायावादी शब्द आए हैं, वह छायावाद की प्रमुख स्तंभ थी। तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है और यह भाषा की समृद्धि में कैसे सहायक है उसका वर्णन करना है। तो यह भी आप करिए ताकि आप इसके प्रति भी आपको विशेष योग्यता प्राप्त हो जाए। तो यह अभ्यास भी आपका ख़त्म हुआ। तो अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।